हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे BLI 221 का यूनिट 4, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। वैसे तो आपके सारे ही टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इस टॉपिक पे आप जितने स्टार लगाना चाहो लगा सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना ही आना है। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, और इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पे आपके काफ़ी सारे बेसिक पॉइंट्स कवर होने वाले हैं और आपको बहुत क्लैरिटी आने वाली है। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये PDF इग्नू की जो ई ज्ञान कोश वेबसाइट है वहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है ये बनाए किसने हैं। तो ऐसा रंगनाथन जी ने ये लॉज बनाए हैं। ऐसा रंगनाथन जो हैं वो एक इंडियन मैथमेटिशियन एंड लाइब्रेरियन थे। उन्होंने ये लॉज बनाए। उनको फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको ये 5 लाइब्रेरी साइंस के लॉज बनाने पड़ गए। ऐसा रंगनाथन जी ने जो अपनी लाइब्रेरियनशिप की एजुकेशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से कंप्लीट करी। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने इंग्लैंड का एक टूर लिया, जिसमें उन्होंने वहाँ की जो लाइब्रेरीज़ हैं उनको ऑब्ज़र्व किया कि वो कैसे वर्क करती हैं। जब उन्होंने वहाँ के रूल्स देखे तो वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। देयरफॉर उन्हें लगा कि कुछ ऐसे लॉज होने चाहिए जो लॉजिकल हों। ये जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस हैं ये बहुत ज़्यादा फंडामेंटल हैं, क्योंकि ये लाइब्रेरी साइंस की जो फील्ड है उसमें पहला स्टेप है जो कि साइंटिफिक तरीके से लिया गया था। ये हैं वो लाइब्रेरी के 5 लॉज। बुक्स आर फॉर यूज़, एवरी रीडर हिज हर बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, द लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। अब हम इन लॉज को डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो 5 लॉज हैं हम इन्हें इस तरीके से भी फ्रेम कर सकते हैं, जैसे बुक्स को हमने बोल दिया डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन, और रीडर को हमने बोल दिया यूज़र। डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन आर फॉर यूज़, एवरी यूज़र हिज हर डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, एवरी डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन इट्स यूज़र, सेव द टाइम ऑफ द यूज़र, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट लॉ से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है बुक्स आर फॉर यूज़। ये बहुत ही सिंपल है दिखने में, लेकिन इसमें भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो पहला पॉइंट आता है वो है लाइब्रेरी की लोकेशन। लोकेशन ऐसी जगह होनी चाहिए जो कि एक्सेसिबल हो इजीली लोगों को, वहाँ जाने में लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा नहीं हो कि बहुत लंबा रास्ता जाना पड़ रहा है लोगों को लाइब्रेरी को एक्सेस करने में। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो प्लेस होनी चाहिए वो शांत होनी चाहिए, यानी क्वाइट प्लेस होनी चाहिए। लाइब्रेरी में क्या करते हैं लोग, पढ़ाई करते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है बाहर तो वो हिंडर करेगा लोगों की लर्निंग कैपेसिटी को। तो इसीलिए लाइब्रेरी की जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो सेकंड पॉइंट है वो है वर्किंग आवर्स, यानी लाइब्रेरी कब खुली होनी चाहिए, लाइब्रेरी के क्या वर्किंग आवर्स होने चाहिए। ये लाइब्रेरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो लाइब्रेरी को ऑपरेट करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें टाइम मैनेजमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइब्रेरी को एक्सेस कर पाएँ। तीसरा पॉइंट आ जाता है लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर। बिल्डिंग से यहाँ ये मतलब है कि किस तरीके से लाइब्रेरी की बिल्डिंग का आर्किटेक्चर होना चाहिए कि वो सूटेबल हो, लाइब्रेरी कहलाने लायक हो। जैसे ऐसा ना हो कि रिसेप्शन वाले रूम के बगल में ही रीडिंग रूम रख दिया, कि रिसेप्शन वाले रूम में बहुत सारे लोग आ रहे हैं और वो सारा जो नॉइज़ है वो रीडिंग रूम में जा रहा है। तो इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं लाइब्रेरी कि सारे रूम्स जो हैं थोड़े खुले खुले भी हों और पास भी हों एक तरीके से। सेकंड है फर्नीचर। फर्नीचर होना चाहिए कंफर्टेबल, ऐसा ना हो कि रैक्स टूटे हुए हैं, फर्नीचर ख़राब हो रखा है। इससे जो लाइब्रेरी की जो अपील है, एस्थेटिक अपील है, वो गिर जाती है और लाइब्रेरी लोग इतना जाना पसंद करते नहीं हैं। जो फोर्थ पॉइंट आ जाता है वो है स्टाफ, यानी जो स्टाफ होना चाहिए वो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को भी रख दिया और उसे लाइब्रेरी की वर्किंग्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और साथ ही साथ क्वालिफ़िकेशन से हट के जो चीज़ आती है वो है पर्सनालिटी, यानी स्टाफ की जो पर्सनालिटी होनी चाहिए वो स्मार्ट होनी चाहिए, कर्टियस होनी चाहिए। जो स्टाफ है वो काइंड होना चाहिए,
यानी उसके जो यूज़र्स हैं अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो सुने, अटेंशन उन्हें दे, अटेंटिव होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। ये यहाँ मतलब है स्टाफ से। अब बारी है सेकंड लॉ की, जो कि है एवरी रीडर हिज हर बुक या एवरी यूज़र हिज हर डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि जो हमारे रीडर्स हैं, यूज़र्स हैं, उन सब की इंटरेस्ट डाइवर्स हैं, यानी अलग अलग हैं। और ये जो है लाइब्रेरी जो ऑपरेट करते हैं, जो मैनेज करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टारगेट ऑडियंस तक उनकी डिज़ायरेबल बुक पहुंचाई जाए। ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, यानी ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक ऐसा लाइब्रेरी सिस्टम बनाए जो कि एडिक्वेट बुक टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाए। और एक लाइब्रेरी सिस्टम बनाने से पहले लाइब्रेरी लेजिस्लेशन बनाना पड़ता है, जो कि रूल्स डिफ़ाइन करते हैं कि कैसे लाइब्रेरी को ऑपरेट करना है। जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट, लाइब्रेरी में जितना भी मटेरियल है, चाहे फर्नीचर है या बिल्डिंग डेवलपमेंट है, मेंटेनेंस है, सब काम फंड से होता है, यानी पैसे से होता है। इसीलिए लाइब्रेरी को अप्रोप्रिएट फंड्स प्रोवाइड कराना भी गवर्नमेंट का काम है। अब बात आती है ऑब्लिगेशंस ऑफ द लाइब्रेरी अथॉरिटी, यानी जो लाइब्रेरी अथॉरिटी है, जो लाइब्रेरी को मेंटेन करती है, मैनेज करती है, उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अप्रोप्रिएट बुक लाइब्रेरी में लाएं, यानी बुक सेलेक्शन अप्रोप्रिएटली होना चाहिए। और साथ ही साथ जो स्टाफ वो रखेंगे वो भी काफ़ी क्वालिफाइड होना चाहिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बुक सेलेक्शन, क्योंकि लाइब्रेरी के पास इतने फ़ंड नहीं होते, इतना पैसा नहीं होता कि वो सारी बुक्स जो है एक्यूमुलेट कर ले। और अगर वो एक्यूमुलेट कर भी लेगा तो इतना स्पेस नहीं होता कि वो सारी बुक्स और रिसोर्सेज को जगह दे। इसीलिए बुक सेलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और जो बाकी कमी रह जाती है वो लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग से कर ही लेती है कंप्लीट। सो इस तरीके से जो टारगेट ऑडियंस हैं उन्हें चांस मिलेगा कि वो जो रिसोर्सेज हैं उन्हें अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाए। अब थर्ड लॉ की बात करते हैं, एवरी बुक इट्स रीडर, यानी एवरी डॉक्यूमेंट इट्स यूज़र। इसका मतलब ये है कि हर बुक अपना एक रीडर ढूंढती है, फाइंड करती है, और हर बुक का एक रीडर ज़रूर होता है। बस यहाँ पे मैटर ये है कि बुक को किस तरीके से रखा जाए कि वो अपना रीडर ढूंढ ले, या ऐसे भी कह सकते हैं कि रीडर उस बुक को फाइंड कर ले। तो ये चीज़ काफ़ी तरीक़ों से जो है अचीव करी जा सकती है, जैसे यूज़र को ओपन एक्सेस देकर, या फिर लाइब्रेरी की पब्लिसिटी करके, अच्छे से कैटलॉग मेंटेन करके। लाइब्रेरी के जो रिसोर्सेज हैं वो इस तरीके से रखे जाएं कि यूज़र अच्छे से उन्हें ढूंढ ले। साथ ही साथ बुक को अच्छे से क्लासिफाई करके रखना चाहिए, जैसे एक तरह की बुक्स एक साथ, ताकि यूज़र का टाइम भी सेव हो और जो बुक है उसका भी अच्छे से यूटिलाइजेशन हो पाए। जो फोर्थ लॉ है हमारा वो है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी जो रीडर लाइब्रेरी में आ रहा है किसी पर्पस से, तो उसका टाइम जो है वेस्ट नहीं होना चाहिए। वो जल्दी से जल्दी बुक फाइंड कर सके, ऐसा कोई मेथड, ऐसा कोई मैकेनिज़्म हमें निकालना है। अब बात आती है कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि यूज़र का टाइम जो है सेव हो जाए। तो पहला स्टेप ये होता है कि हम जो बुक्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उन्हें अच्छे से क्लासिफाई कर दें, यानी एक टाइप के रिसोर्सेज एक जगह रख दें, जिससे रीडर को रिसोर्स फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो लाइब्रेरी का जो स्टाफ होता है वो उसे असिस्ट करता है। दूसरी चीज़ है कैटलॉग कार्ड, यानी कैटलॉग कार्ड ये है जिसमें बुक्स की, रिसोर्सेज की बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन दी रहती है। बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन यानी बुक की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे उसका क्या ISBN नंबर है, ऑथर कौन है, टाइटल कौन है। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब कैटलॉग कार्ड में दी रहती है। तो यूज़र को अगर कुछ भी पता है, अगर ऑथर नेम पता है, टाइटल पता है, कुछ भी पता है, तो वो उस बुक को इजीली एक्सेस कर सकता है। साथ ही साथ आजकल बहुत सारे मॉडर्न सिस्टम्स भी आ गए हैं, जैसे कि फ़ोटो चार्जिंग सिस्टम, टिकट सिस्टम, RFID, जिससे जो टाइम जो है रिड्यूस हो रहा है बुक फाइंडिंग का, और यूज़र का टाइम सेव हो रहा है। तो ये था हमारा फोर्थ लॉ। अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ लॉ की। लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज़म, यानी लाइब्रेरी जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो विद टाइम ग्रो कर रहा है, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है।
तो इसके क्या इम्प्लिकेशंस हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला है बुक स्टॉक। जैसे जैसे यूज़र्स बढ़ रहे हैं उनकी डिमांड्स भी बढ़ रही हैं और उनकी डिमांड को फुलफ़िल करना लाइब्रेरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए जो बुक स्टॉक्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स जो हैं लाइब्रेरी इनकॉर्पोरेट कर रही है। सेकंड है रीडर्स, यानी रीडर्स की जो ग्रोथ है वो भी बहुत हो रही है। पहले कम यूज़र्स हुआ करते थे और अब काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। जब इतने सारे यूज़र्स बढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, उन सबको मैनेज करने के लिए स्टाफ की भी ज़्यादा नीड पड़ने लग गई है। बहुत सारे ऐसे न्यू सब्जेक्ट्स हैं जो कि इमर्ज हो रहे हैं, जो कि अब हम क्लासिफिकेशन स्कीम में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, जो कि किसी ज़माने में ब्लैंक छोड़ दिए थे। इसीलिए कैटलॉग कार्ड को भी रेगुलरली अपडेट करना ज़रूरी है। रीडिंग ऑफ बुक्स, यानी ऐसी बुक्स जो कि अब यूज़ में नहीं हैं या उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि वो पढ़ने लायक नहीं है, वो सारी फट गई हैं, तो लाइब्रेरी ऐसी बुक्स को हटा देती है। तो इसे हम कहते हैं रीडिंग ऑफ बुक्स। इससे क्या होता है, स्पेस बन जाता है नए सब्जेक्ट्स को, नई बुक्स को लाने के लिए। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको इस सेशन से थोड़ी भी हेल्प हुई है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।